बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एंड देयर लिमिटेशंस। इस लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको हम डिफाइन कैसे करते हैं और उन इक्वेशंस को हम ड्राइव करेंगे थ्रू डिफरेंट रिलेटिव फिनोमेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती हैं। द सेट ऑफ इक्वेशंस विच आर ओनली फिजिकल वैलिड या फिजिकली वैलिड इन न्यूटनियन फ्रेमवर्क। हम जानते हैं कि जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बेसिकली जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो इन्हीं लॉज के ऊपर जो है वो बेस्ड करती हैं। जब हम इनके रिलेशंस को ड्राइव करेंगे तो एंड पे हम ये चेक करेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो वैलिड हैं न्यूटनियन फ्रेमवर्क के लिए या नहीं। सेकंड, मैं इसको फर्दर इस तरह डिफाइन करना चाहूँगा कि द इक्वेशंस which are only valid, the equation these equations are only valid at relative much less than the speed of light। तो दूसरी बात ये है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं ये रिलेटिवली स्पीड जो होती है ऑब्जेक्ट की, जो कि अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट को, तो जो हाई एनर्जी हाई वेलोसिटी फिनोमेनास जो होते हैं वहाँ पे ये फेल हो जाती हैं। मतलब कि ये स्पीड ऑफ लाइट को बेसिकली प्रूव करने में फेल्स हो जाती हैं। और ऐसे फिनोमेना जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ या अकज कर रहे हों या मूव कर रहे हों पार्टिकल्स, उनकी क्वेशन को या मोशन को ऑब्जर्व करने में ये फेल हो जाती हैं। तो आइए हम नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन करते हैं। फर्स्ट मेरे पास कुछ केसेस हैं, उन केसेस को मैं कुछ इस तरह डिस्कस करूंगा कि आपके पास केस नंबर 1 के अंदर फ्रेम एस है, फ्रेम एस प्राइम है एंड ऑब्जेक्ट जो है वो पी है, और इन द केस 1 ऑल आर एट रेस्ट। मीन टू से दैट ये आपके पास फ्रेम एस है, उसके अंदर ये ऑब्जर्वर है, ये फ्रेम एस डैश है जिसके अंदर ये एक ऑब्जर्वर है, और यहाँ पे जो है एस डैश के अलोंग यहाँ पे एक पॉइंट पी है। और हम यहाँ पे केस 1 के अंदर डिफाइन कर चुके हैं कि आपके पास तीनों ही पैरामीटर्स एस, एस डैश एंड पी जो है वो एट रेस्ट पे। अब मैं देखता हूँ कि जो पॉइंट पी है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है जी, अलोंग या विद रिस्पेक्ट टू एस डैश वो एक्स डैश है, वाई डैश है, जी डैश है एंड टी डैश है। एंड विद रिस्पेक्ट टू एस जो है, इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए गए हैं वो क्या है जी, एक्स है, वाई है, जी एंड टी है। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, क्योंकि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट रहता है, मीन टू से दैट कि जो टाइम है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, चाहे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे हो या रिलेटिवली किसी भी स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रहा हो। तो यही एक गैलीलियन का ये भी एक एस्पेक्ट है कि टाइम जो है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। मीन टू से दैट टी जो है वो इज इक्वल टू होगा टी डैश के। और अगर यही फिनोमिना जो है ये अगर हम ऑब्जर्व करें इन वन डायरेक्शन, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स जो है वो एक्स डैश के इक्वल होगा, वाई जो है वो वाई डैश के इक्वल होगा, और जी जो है वो जी डैश के इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं कि फर्दर इसकी इक्वेशंस जो है वो क्या बनती। यहाँ पे अ, हम देखते हैं कि लेटा सी के ये जो एस फ्रेम है इसका डिस्टेंस जो है फ्रेम एस डैश से वो कितना है जी, डी है।
जो डिस्टेंस एस डैश फ्रेम है उसका पॉइंट पी से जो है वो एक्स डैश है, और जो डिस्टेंस एस फ्रेम का पॉइंट पी से वो है एक्स डैश। अब मैं यहाँ से कुछ इक्वेशंस को ड्रा करता हूँ। तो आइए देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, इस डिस्टेंस के अंदर ये वाला जो डिस्टेंस d है फ्रेम s और s डैश का उसको ऐड करूँगा, तो आपके पास ये वाली वैल्यू टोटल यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस डी। अब मैं देखता हूँ कि जो x डैश है, जो फ्रेम s डैश के अंदर है डिस्टेंस, उसका जो डिस्टेंस है वो कैसे मेजर होगा, वो आपके पास होगा x डैश दैट इज इक्वल टू, यहाँ से टोटल आपके पास x है, उसमें से आप इतना जो है वो डिस्टेंस माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x डैश दैट इज इक्वल टू x माइनस टी। अब ये जो s है तो इट्स मीन ये एक्स एस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये जो एस डैश है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हवाले से ये एक्स डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं, और यही हमने यहाँ पे इक्वेशंस को ड्रा कर। फर्दर हम मूव करते हैं टूवर्ड द फ्रेम, टूवर्ड द यहाँ पे मैंने कुछ बाई थ्रेटिकली बयान कर दिया है कि इन अबव सिनेरियो फ्रेम एस dash frame S and P point are at rest. Distance from S to P that is equal to X. Distance from S dash to P that is equal to X dash, and from S dash to S that is equal to D. अब हम नेक्स्ट जो केस हमारा 2 है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो बाय दिस केस हम ये कंसीडर करते हैं कि लेट अस सी आपके पास जो फ्रेम एस है वो रेस्ट पे, बल्कि एंड आपके पास जो फ्रेम एस डैश है वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। अब यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी v क्यों लिया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो वायलेंट है इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यही जो ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो ये फिनोमिना है बेसिकली हम बाय द पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो भी डिफाइन करते हैं कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो व्हाट आर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप इसको अच्छे तरीके से जानते हैं, प्रीवियसली लेक्चर्स में भी मैंने डिफाइन कर दिया था। ऐसे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हूँ या जिनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इफेक्ट नहीं करती। सेकंड जो है हमारे पास पॉइंट पी जो है वो भी एट रेस्ट पे। इट्स मीन के जस्ट आपके पास जो एस डैश फ्रेम है वो मूव करेगा, पॉइंट पी जो है वो भी रेस्ट पे है, और जो फ्रेम आपके पास एस है वो भी रेस्ट पे है। तो अब हम क्या करेंगे, चेंज क्या आएगी डिस्टेंस के अंदर वो मेजर करेंगे, और नई इक्वेशन क्या बनेगी व्हेन एस डैश फ्रेम मूव विद वेलोसिटी v दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जो एस फ्रेम है उसका डिस्टेंस एस डैश फ्रेम से वो किस तरह चेंज होगा, हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ मूव करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो डिस्टेंस कवर करती है, वो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वी टी से हम फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली उसको हम स्पीड का नाम देते हैं, और वो जो स्पीड होती है वो प्रोडक्ट होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का। तो अगर ये चेंज हो रहे हैं आपके पास डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो जो इक्वेशन बन जाएंगी हम क्या करेंगे, जस्ट डी की जगह पे वी टी एक्स के कोऑर्डिनेट्स वो पुट कर देंगे वी टी डैश, एंड एस डैश के कोऑर्डिनेट्स जो है हमने ऊपर जो इक्वेशन फाइंड की है वहां पे जस्ट वी टी की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। अब v जो है वो यूनिफॉर्म है तो इसलिए v प्राइम या v जो है वो हम नहीं लेते, वो चेंज ही नहीं हो रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जस्ट हमारे पास जो है टाइम के लिहाज से जो है वो डिस्टेंस वगैरह जो है वो चेंज हो रहा है। Since frame
एस मूविंग इन वन डायरेक्शन, सो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाले कोऑर्डिनेट्स जो है इन कोऑर्डिनेट्स के इक्वल है। अब जो थर्ड केस है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं डिफाइन करना चाहूँगा कि थर्ड केस के अंदर मैंने कंसीडर किया है कि लेट्स के फ्रेम एस जो है वो भी मूव कर रहा है, एस डैश भी मूव कर रहा है, और पॉइंट जो पी है या ऑब्जेक्ट है वो भी मूव कर रहा है। अगर ये मूव कर रहे हैं तो तीनों ही एक दूसरे से के लिहाज से क्या होंगे, इन रिलेटिव मोशन में होंगी। ऐसी मोशन जो एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व की जाए उसको हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। और ये मोशन जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है फिनोमिना जो कि एस फ्रेम का भी, एस डैश फ्रेम का भी, और ऑब्जेक्ट जो पी है आपके पास उसका भी मोशन को डिस्क्राइब कर रही है, मोशन फिनोमिना। तो इसके लिहाज से अगर मैं कहूँ कि जो आपके पास अगर इस ऑब्जेक्ट की मोशन जो है अगर वो कुछ किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इस जो फ्रेम एस है ये कितनी उसकी वेलोसिटी को या उसके अंदर चेंज को ऑब्जर्व करेगा, और ये जो एस प्राइम जो फ्रेम है रेफरेंस, ये इसकी कितनी चेंजिंग या कोऑर्डिनेट्स या वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने अबव इक्वेशन ली थी फ्रेम एस की और एस डैश की, इन सेकंड केस में उनको डिफरेंशिएट करूंगा विद टाइम, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स टाइम के लिहाज से चेंज होंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम एंड एस डैश फ्रेम। तो मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है इनको डिफरेंशिएट करूंगा, और फाइनली हम इस इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैं लेटस कॉल के ये आपके पास वेलोसिटी u है, और ये u डैश है, और ये v। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने कहा था कि टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, टाइम डज नॉट चेंज, इट्स मीन टी इज इक्वल टू टी डैश। और अगर टी इज इक्वल टू टी डैश है तो यहाँ पे टी पुट करें, वी को बाहर निकाल लें, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म है, वो तो चेंज नहीं हो रही, जस्ट टाइम चेंज हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम टाइम के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी से टी जो है वो डी टी वन वैल्यू देगा तो वी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही जो है वो केस अप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू वी आ जाएगी। ये इक्वेशन आपको बता रही है कि जब आपके पास तीनों फ्रेम्स जो हैं एस, एस डैश है और पी जो है वो इन रिलेटिव मोशन है। अब हम देखते हैं कि जो आपके पास एस फ्रेम है वो जो अब जो के वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ यहाँ पे हमने ऑब्जर्व कर ली है, और यहाँ पे हमने ये भी देख लिया है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है पॉइंट पी के वो भी चेंज हो रहे हैं। तो क्या अगर यही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो वैलिड है फॉर ऑल लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, तो अगर आपके पास जो एस और एस डैश फ्रेम है वो पॉइंट पी के एक्सलेरेशन को मेजर करें तो वो एक्सलेरेशन क्या होगा। तो उस एक्सलेरेशन को मेजर करने के लिए मैं इन्हीं इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये आपके पास वैल्यू डी यू और डी टी ये वेलोसिटी है यू, तो वो ए आ जाएगा, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये आपके पास भी एक्सेलरेशन ए आ जाएगा क्योंकि ये यू डैश है, एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स हैं या वेलोसिटी है, तो वो ए डैश आ जाएगा। और ये आपके पास आ जाएगा डी वी ओवर डी टी, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, डज नॉट चेंज, इट्स मीन ये कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो आपके पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं यही जो है वो ऑपरेशन ऑपरेट करूँगा, तो आपके पास जो है या आप कह लें फार्मूला लगाऊंगा, तो आपके पास ए डैश जो है या एक्सलेरेशन का जो डैश है वो इक्वल टू आ जाएगा एक्सलेरेशन ए के। इट्स मीन कि आपके पास जो है यहाँ पे वेलोसिटी यू वी जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो एक्सलेरेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। इट्स मीन के जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर वो पेस्ट करती हैं, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनवेरिएंट रहता है अंडर आर ट्रांसफॉर्मेशन
क्योंकि ये इनर्शियल फिनोमिना है, इट्स मीन के जो एक्सलेरेशन है वो डज नॉट चेंज, वो कांस्टेंट रहता है। ए इज इक्वल टू ए डैश या ए डैश इज इक्वल टू ए, दैट्स मीन इज कांस्टेंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड हम फोर्थ जो हमारा केस है कि जब आपके पास फ्रेम एस जो है वो रेस्ट पे है, फ्रेम एस डैश जो है और पॉइंट जो पी है आर इन रिलेटिव मोशन। अब मैं ये कंसीडर करता हूँ कि एस जो है फ्रेम डैश, इसके अंदर जो पॉइंट पी है वो रिलेटिविस्टिक्स केस के अंदर, रिलेटिविस्टिक्स वेलोसिटी के अंदर जो है वो मूव कर रहा है या विद रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसको हम स्पीड ऑफ लाइट या सी का नाम देते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ऑब्जर्व करूँगा कि जो एस फ्रेम है वो इसकी वेलोसिटी कितनी ऑब्जर्व करेगा, मेजर करेगा, और एस डैश फ्रेम जो है वो इसकी कितनी मेजर करेगा, जो कि आल्सो इन रिलेटिव मोशन है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, क्योंकि इस केस के अंदर मैंने एस डैश और जो ऑब्जेक्ट है उसको रिलेटिविस्टिक्स मान लिया है और वो आप मूव कर रहे हैं एक दूसरे के लिहाज से। तो मैं क्या करूँगा, ये जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी है उसकी जगह पे जस्ट सी जो है रिलेटिविस्टिक्स केस के अंदर सी वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पे भी वैल्यू सी पुट कर दूंगा। अब मैं क्या देखता हूँ या मैं यहाँ से हम क्या रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपके पास जो एस फ्रेम है जो कि एट रेस्ट पे है, वो क्या कहता है कि जो आपके पास मूविंग फ्रेम है एस डैश, वो और जो ऑब्जेक्ट है उनकी जो वेलोसिटी है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी या जो स्पीड है ऑफ लाइट उसके अंदर जो है वो इंक्रीज आ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो है या ऑब्जर्वर जो है एट रेस्ट पे, वो क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो और ऑब्जर्वर एस की जो दोनों की स्पीड है वो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है। अब मैं अगर सेकेंडली बात करूं एस डैश फ्रेम की, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो पॉइंट पी है उसके हिसाब से और जो एस फ्रेम है उसके हिसाब से जो वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है। क्योंकि सी से हम ये यू की वैल्यू माइनस करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। इट्स मीन कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फेल हो जाती हैं टू डिफाइन या टू फाइंड आउट द हाई स्पीड फिनोमिना लाइक स्पीड ऑफ लाइट। तो हम स्पेशल ऑफ थ्योरी के हवाले से ये डिस्कस कर चुके हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहती है इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहाँ पे ये बता रहा है जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो बता रही है कि स्पीड ऑफ लाइट के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज आ जाती है। इट्स मीन कि यहाँ पे जो है वो इक्वेशन फेल हो जाती हैं इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हवाले से हम जब बात करते हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं। और दिस इज बेसिकली द लिमिटेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कि यही लिमिट है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज आ जाती। इस लिमिट को या इस जो इसके अंदर प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करने के लिए एक नई टेक्निक यूज़ करेंगे, नई इक्वेशंस को फॉर्म्ड करेंगे या नई इक्वेशन जो है वो डेवलप करेंगे। उन इक्वेशन को हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।